लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो देखा आप लोगों ने आज हमारे किचन में क्या बना है और प्रेजेंटेशन का अमल आप लोग देख सकते हैं। क्या खूबसूरत और हसीन नजारा है, स्क्रीन इसकी रौनक को दोबारा कर दिया इस नजारे ने। तो शेफ नौरीन ने बनाया है आज जो बनाया है, शेफ नौरीन बताएंगे आज हमने क्या बनाया। शेफ नौरीन आज हमने चिकन फ्लेकी चिकन बनाई है, क्रिस्पी टेंडर समझे वो बनाए, ब्रेस्ट लिए थे मैंने। और हम ये क्या चाहिए मैं बता दूं, बिल्कुल ड्रिंक्स का भी बता देती हूँ। मैंने इसमें क्या कोई भी फ्रिजी ड्रिंक ले लें आप लोग, व्हाइट वन, ठीक है। उसमें आप लेमन का जूस, थोड़ा सा पुदीने के पत्ते और अदरक का एक एक टुकड़ा छोटा छोटा सा बिल्कुल फाइनली चॉप करके आप इसमें डाल दें और फिर आप ये भी बहुत रिफ्रेशिंग लगता है। और चाहें तो आप इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं आइस डाल के, पुदीना अदरक, ठीक है, लेमन जूस एंड फ्रिजी ड्रिंक कोई भी, और थोड़ा सा शुगर डाल दें, थोड़ा सा अगर डालना है, वरना मतलब ऑप्शनल है। तो ये करके आप ब्लेंड करके फिर आप इसको सर्व करें, बिल्कुल समर ड्रिंक है ये। वाह, आपको मजा आ जाएगा। इसी के साथ साथ आप लोग अपने घर में भी ट्राई कर सकते हैं। शेफ नौरीन जाने का टाइम आ गया, कल हम फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। ये मेरे डायलॉग है, मेरे अल्फाज है मेरी दोस्त के मुंह में और वो अदायगी बड़ी खूबसूरत। कल हम बताते थे कल क्या बनाने का, बिल्कुल बताइए। कल हम बना रहे, एक भी पेज पे मेरे आई बहुत फरमाइशें थी, साउथ इंडियन फिश है, ठीक है, थोड़ी करी के साथ बनेगी, तो ये विद राइस, व्हाइट राइस के साथ कल हम ये बनाएंगे इंशाल्लाह। तो कल का प्रोग्राम में मिस नहीं कीजिएगा मेरी बहनें जो देखती हैं। और थैंक यू सो मच शेफ नौरीन, यू मोस्ट वेलकम। इसी के साथ सल्फत मैंने आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो में आई। बालों के इतने मसाइल होते हैं खवातीन के, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें उनको बताई कि उनका जो दिमाग है वो थोड़ा सा शाश बशाश हो गया कि अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारे बालों की जिंदगी जो है वो और बढ़ जाएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी नाज़रीन, तो इसी के साथ साथ ब्रेक का टाइम आ गया, कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह आते हुए। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। और जैसा कि आपको पता है हमारे शो का दूसरा सेगमेंट जब भी होता है, पहले सेगमेंट में भी कोशिश करते हैं कि इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक फराहम करें। दूसरा सेगमेंट यूजुअली ऐसा होता है कि जिसपे इन्फॉर्मेशन का हमारा अंबार लगा होता है और आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होती हैं। सबसे ज़्यादा जो माएँ हैं वो परेशान होती हैं अपने बच्चों को लेकर, जिनके न्यू बॉर्न है, जिनके बड़े हो गए। मतलब माँ के लिए तो बच्चा हमेशा बच्चा ही रहता है, बचपन से लेकर जवानी तक। बच्चा बूढ़ा भी हो जाता है तो वो उनके लिए बच्चा ही रहता है। और बच्चे की जो डर होते हैं, मतलब बेसिक जो बच्चे की फेयर बचपन से लेकर जो बड़े होते वो डर भी उनके साथ बड़ा होता रहता है। बच्चे को फिर एंजाइटी अटैक्स आने लग जाते हैं। तो ये डर जो है, अपने डर को, बच्चे के डर को उसकी जिंदगी से किस तरह हम निकाल सकते हैं, और ये जो सारी प्रॉब्लम्स है इस पे सारी डिस्कशन करेंगे। डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद है, बढ़ते हैं उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं जी आप? एज यूजुअल बहुत हसीन लग रही हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। बस ये आप सबसे पहले तो आप बोल रहे थे फ्रिजी ड्रिंक के बारे में बात करनी है हमने, आपने बोला 1 मिनट जो है वो शेफ नौरीन की फ्रिजी ड्रिंक के बारे में बात करेंगे, तारीफ करेंगे उनकी कि वो इतना जबरदस्त खाना बनाती हैं। तो डॉक्टर साहब आपको मैंने दिया 1 मिनट। नो डाउट, जब भी मैं आता हूँ तो शेफ नौरीन को एक ज़रूर रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई अच्छी चीज़ खिला दें। आज भी इन्होंने जो विंग्स खिलाया विद अ गुड चटनी, और स्पेशली जो ये फिजी ड्रिंक है, यानी ये गर्मियों के मौसम में एक्सीलेंट रहती है कि उसमें जो है आप न्यूट्रिशन रहते हैं। उसमें लेमन है, थोड़ा सा पानी है, थोड़ा सा सोडा है और थोड़ा सा जो है लेमन है। तो उससे आप मुझे पता है कि मैं 2-3 घंटे जो है बिल्कुल फ्रेश रहूँ, आराम से चिल हो जाता है ना, आपका दिमाग ठंडा हो जाता है। आप आराम से बैठ के, फिर जितनी गर्मी लग रही होती है गर्मी में इंसान को गुस्सा भी आने लग जाता है और अजीब चिड़चिड़ाहट हो जाती है। तो शेफ नौरीन की फ्रिजी ड्रिंक आप लोग ट्राई करें। आज के शो में हमारा शो देखा होगा, अगर आपने नहीं भी देखा तो यूट्यूब से देख के ट्राई करें। इंशाल्लाह आपकी भी जिंदगी में जो है ना वो फ्रिजी ड्रिंक से फ्रिजीनेस आ जाएगी। ऐसे ही फ्रिजीनेस आ जाएगी। तो डॉक्टर साहब अब आप मुझे ये बताइए, डर, बच्चों के अंदर जो डर है सबसे पहले जो है कि इंजेक्शन से शुरू होता है डर, वो जाते जाते लाइफ में कहाँ तक पहुंचता है और इसके साइड इफेक्ट्स कितने हो सकते हैं? हर किस्म का अलग अलग किस्म का डर है। पहला डर तो आपने बड़ा खूबसूरती से अंदाज बता दिया कि इंजेक्शन का डर, जो बच्चे को 6 हफ्ते में ही पहला जो है उसकी होश आवाज उड़ा देता है, उसको कहते हैं टिप्टोफोबिया। वो आगे बढ़ता है जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, 6 हफ्ते का, फिर 10 हफ्ते, 14 हफ्ते। जब वो थोड़ा सा बड़ा 9-10 महीने का होता है ना, तो उसको पता होता है, वो बिल्डिंग की शक्ल देख लेता है हॉस्पिटल की कि कहाँ मुझे वैक्सीन लग रही है। वहीं आते हुए, अंदर घुसते हुए वो उस स्टाफ से डरता है, इसको कहते हैं मेंटोफोबिया। मेंटली वो फोबिया का शिकार हो जाता है। फिर इसके बाद इसके आगे डर, डॉक्टर का फोबिया, रूम का फोबिया, हॉस्पिटल का फोबिया, हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट का फोबिया। ये बहुत सारे फोबियाज होते हैं जिसकी वजह से बच्चा बहुत डरता है। कई दफ़ा कुछ डॉक्टर की प्रैक्टिस होती है कि क्लिनिक्स, हॉस्पिटल में वैक्सीन नहीं लगाते, घरों में लगाते हैं, वो वहाँ पे भी डर जाते हैं। फिर कुछ रिश्तेदार होते हैं डॉक्टर, जैसे कि मैं हूँ, अगर मेरे इर्द गिर्द के बच्चों को मैं वैक्सीन करता हूँ मुझसे सब डर रहे होते हैं कि पता नहीं वो कभी भी वैक्सीन लगा देगा। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको वैक्सीन लगाते हुए
ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر ڈاکٹر کو اپنی شکل چھپا لے اور ماں باپ کو بولے کہ اپنا ٹلٹ کمر کر لے اور پھر وہ ویکسین لگائے اور ڈاکٹر غائب ہو جائے فوراً، تو سمجھے گا کہ شاید ماں نے کوئی چوٹی بھری ہے، کچھ ہوا ہے، کیونکہ ماں ہی قریب تھی. تو اس کو ایٹماسفیئر تھوڑا سا ایسا دینا چاہیے کہ اس سے بچہ ڈرے کم. پھر آ جاتے ہیں کہ بچہ تھوڑا سا جب بڑا ہوتا ہے 9 مہینے 10 مہینے کا اور خدا نہ خواستہ کروٹ لیتے ہوئے گر جاتا ہے، تو جو ایک دفعہ جو ڈر جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اگر خدا نہ خواستہ کوئی دماغی چوٹ کی وجہ سے کوئی وامٹنگ ہو جاتی ہے، وہ جو فیئر ہے وہ بہت خطرناک فیئر ہوتا ہے، فیئر آف ہائٹ. یہ جو کسی کو جو فیئر آف ہائٹ کا جو ڈر ہوتا ہے جو آگے تک رہتا ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ یہ ایک زمانے میں وہ گر گئے ہوتے ہیں اور اس پہ جو فیئر ہے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے. وہ کبھی بھی ہائٹ پہ جا ہی نہیں سکتے. اچھا، اس کے بھی کچھ سولوشنز ہیں، وہ بتاؤں گا میں آپ کو. پھر آپ کا ڈر اور خوف آتا ہے آپ کے جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اور انجانے لوگوں سے ملتا ہے، یا کچھ بچے کا خوف ہوتا ہے پانی سے، واٹر فوبیا ہوتا ہے، جی، نہلانے کا فوبیا، پانی سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے، ہائیڈرو فوبیا کہتے ہیں. کچھ فوبیاز ایسے ہیں جو لوگوں کا ڈر ہے، انجانے لوگوں سے ملتے جلتے نہیں ہیں، سوشل گیدرنگ میں نہیں ہوتے. ان کی بھی کچھ وجوہات ہیں. ماں باپ، کچھ بچے جو بالکل گھروں میں رہے ہوئے ہوتے ہیں، لوگوں سے ملتے نہیں ہیں. کئی دفعہ ہم بھی منع کرتے ہیں، کچھ بچوں کی امیونٹی اتنی کم ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ منع کرتے ہیں کہ آپ بچوں سے لوگوں کو نہیں ملنے دیں، باہر ریسٹورنٹس میں نہ لے جائیں. تو ان کو وہ چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ باہر کیا ہے اور لوگ کون ہیں. تو اچانک نئے لوگوں کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں. ایسے بچے میں نے دیکھے 2 سال 3 سال کے بچے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں. ایک ڈر ہے اور ایک کئی دفعہ شائنس بھی ہوتی ہے. کچھ بچے شائی ہوتے ہیں، اس کو پہچاننا ضروری ہوتا ہے کہ شائی ہے یا کانفیڈنس، لیک آف کانفیڈنس ہے، یا پھر فیئر اینڈ انگزائٹی، پینک اٹیک ہے، یا کچھ بھی افیئر ہے. یہ کیا چیزیں ہیں، ان کو آپ کو ڈائگنوز کرنا ضروری ہے. 3 چیزیں تو یہ ہیں کہ لوگوں سے ملنے کا خوف. کچھ دفعہ کچھ بچے جب 2 سال کے ہوتے ہیں ٹوائلٹ ٹرین ہو رہے ہوتا ہے تو قبض، پوٹی ٹرین پہ قبض، جو کانسٹیپیشن ہے اس کا فیئر. اگر ایک دفعہ کانسٹیپیشن ہو گیا اس کا ڈر لگ جاتا ہے. وہ کانسٹیپیشن ساری زندگی رہتی ہے. بالکل. اگر وہ اس وقت ختم کر دی جائے تو ساری زندگی وہ خوف نہیں رہے گا. کچھ فیئرز آگے جا کے ہوتے ہیں، اسکول کا فیئر. کچھ فیئر ہے جو فیئر اسکول کا ایسا فیئر ہے جو اس فیئر میں بھی 3-4 فیئرز ہیں. نئے لوگوں کا فیئر، جو بچے ہیں ان کا فیئر. فرض کرو ایک بچہ گیا 2 سال کا، کسی بچے نے اس کو دھکا دے دیا. اب وہ بچہ ویسے فیئر کا شکار تھا، اس کو دھکا دے دیا، اب وہ رونا دھونا شروع ہو گیا، وہ جائے گا ہی نہیں اسکول. اب اس کو کہے گا نہیں مجھے تو ڈر لگ رہا ہے. کچھ بچے ڈر اور خوف کی وجہ سے فیئر میں آ جاتے ہیں. بالکل. اب کوئی بچے ایٹیٹیوڈ آف ٹیچرز، اب 2 سال کے بچے کو ایٹیٹیوڈ آف ٹیچرز، نو ڈاؤٹ 2 سال کے بچوں کو اتنا کوئی خوف سے ڈرایا نہیں جاتا اسکول میں، بٹ اسٹل جب ماں نہیں ہوتی ہے اور جب بچہ وہاں اسٹیپ آن ہوتا ہے تو وہ ٹیچرز کو دیکھ کے ڈر جاتا ہے، نئے لوگوں کو. پھر ٹیچرز کی بھی آف کورس کہ وہ اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، اس کا آواز کا جو تلفظ ہے یا الفاظ کون سے استعمال کر رہی ہیں وہ بہت زیادہ تیز تو نہیں ہے، مائلڈ ہے، پولائٹ ہے. کسی آواز بہت بھاری ہوتی ہے، جی، وہ بچہ بابا بابا با بھو کر کے ڈر جاتا ہے. تو وہ بھی ایک فیئر ہوتا ہے. تو اس میں بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ آپ کو اس طرح اس کو لے کے چلنا ہوتا ہے. اب تھوڑا سا بڑا جب بچہ ہوتا ہے تو اس کو فیئر آف رائٹنگ ہے، فیئر آف لرننگ ہے، فیئر آف. اب کچھ پیرنٹس کا ایک اور مسئلہ ہوتا ہے، ایک اور فیئر ہے، جو بچہ جب 3-4 سال کا ہوتا ہے دیکھ رہا ہوتا ہے ماں باپ لڑ رہے ہیں، وہ ایک فیئر آف ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. فیئر، مار کٹائی ہو رہی ہے، گالیاں گلوچ ہو رہی ہیں گھر میں، مطلب 2 بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، ابا اور چچا لڑ رہے ہیں، یا اماں اور ابا لڑ رہے ہیں، یا دادی بہت شور شرابہ کر رہی ہیں. کئی دفعہ گھر میں گالیوں کا رواج بہت زیادہ ہوتا ہے. یا تو بچہ اس پہ سیکھ جاتا ہے یا ڈر جاتا ہے. کچھ دفعہ کچھ سپریٹڈ پیرنٹ جو ہوتے ہیں ان میں ایک پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جو سپریٹڈ پیرنٹ ہوتا ہے جس کے بعد بچہ ہوتا ہے وہ اس کو بچہ نہ بگڑے اس کے لیے بہت سختی کرتے ہیں. وہ بھی ایک بہت بڑا فیئر ہے. بالکل. وہ فیئر کی وجہ سے بچہ چپ چاپ کونے میں پڑا رہتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. پھر آگے جا کے ایک فیئر آتے ہیں
جب بچہ ٹریولنگ پہ جا رہا ہوتا ہے، ایروفوبیا کہتے ہیں اس کو، ایروپلین میں نہیں بیٹھ سکتا، ٹریولنگ نہیں کر سکتا، ٹریولنگ سکنس ہوتی ہے، گاڑی میں بیٹھتا ہے الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں، موشن سکنس کہتے ہیں اس کو، شپ میں نہیں بیٹھ سکتا، جھولوں میں نہیں بیٹھ سکتا، فیئر آف ہائٹ ہے یا فیئر آف یہ رائڈز ہیں، یہ ایسی بہت ساری چھوٹے چھوٹے فیئرز ہیں. پھر کچھ بڑا ہوتا ہے تو اس کو خوف ہوتا ہے، سیزوفرینک خوف ہوتے ہیں، مطلب اس کو کچھ دکھ رہا ہوتا ہے. کئی دفعہ ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جو ان یوزلی ایک اکلوتا بچہ ہے، اپنے فرینڈ بنا رہے ہوتے ہیں، اسی طرح اپنی دنیا میں رہ کے اپنی چیزوں میں مگن رہتے ہیں اور اپنی چیزیں نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ ڈنڈی جیسے آپ کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اس کو سمجھے گا یہ کوئی سانپ چاہ رہا ہے، مطلب یہ فیئر ہے کچھ بھی نہیں لیکن یہ فیئر ہے. سیزوفرینک فیئرز ہوتے ہیں، ایک تو سیزوفرینیا، ایک سیزوفرینک فیئر ہے. وہ وہیں سے پکڑنا ہوتا ہے کہ اس کو آگے جا کے ایسی کوئی ڈیزیز ہونے والی تو نہیں ہے، تو آپ کو وہیں پکڑنا ہوتا ہے اور سائیکالوجسٹ سے ضرور بات کرنی ہوتا ہے. اب تو پیڈیاٹرک سائیکالوجسٹ بھی بہت آگے ہیں، پیڈیاٹرک سائیکیٹرسٹ آ گئے، تو آپ ان سے ڈسکس ضرور کریں کہ یار یہ چیز اگر میرے بچے کے ساتھ ہو رہی ہے تو یہ آگے پرابلم تو نہیں دے گی. میکنگ ان یوزول فرینڈس، مطلب اکیلے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، اٹس آلسو سارٹ آف کہیں نہ کہیں انگزائٹی، فیئر، پینک، یہ سب اندر ہی ہے بچے کے اندر، جس کی وجہ سے ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اسی طرح جانوروں کا خوف، تو جانوروں کے خوف کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے بریک سے بعد، تو کہیں جائے گا مت، دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. جی ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر ابراہیم یوسف صاحب. بچوں کے ڈر کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ ڈر اسٹارٹ ہوتا ہے انجیکشن سے اور بڑے ہوتے وہ ڈر بھی ان کے ساتھ بڑا ہوتا رہتا ہے. تو اس کے مسائل جو یہ بچوں کے ساتھ ہیں اس کے حل کی تلاش میں ہم ڈاکٹر صاحب سے باتیں کر رہے ہیں. تو مجھے امید ہے جو ہماری بہنیں دیکھ رہی ہیں، بھائی دیکھ رہے ہیں، ان کے بچوں کے ساتھ اگر کوئی ایسے مسائل ہیں تو انشاءاللہ ان کو آج کا شو جو ہے ان کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. جی ڈاکٹر صاحب، ہم ڈر پہ تھے تو کچھ ڈر ایسے ہیں جو بلڈ کے ڈر ہوتے ہیں، ہیموفوبیا، بلڈ جو نکل رہا ہوتا ہے اس میں لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں، انگزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں. کچھ خوف ہوتا ہے ڈینٹسٹ سے خوف ہوتا ہے، ڈر، پین کا خوف، پین ہوگا مجھے، پریگننسی کا خوف کتنی عورتوں کو ہوتا ہے، جی بالکل، مجھے پین ہوگا، میں پریگننٹ نہیں ہونا. کئی دفعہ یہی پرابلم شوہروں کو ہوتا ہے. اگر وہ شوہر بہت زیادہ اپنی بیوی سے اٹیچڈ ہے تو اس کے پین کو برداشت نہیں کر سکتا، تو اس کو پریگننٹ نہیں ہونے دیتا. تو ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جو ریلیٹڈ ہے وتھ آگے جا کے کہیں نہ کہیں ڈپریشن پہ. اور ڈپریشن وہ مرض ہے جو صرف اور صرف آپ خود اپنے اندر ٹھیک کر سکتے ہیں، باہر کی دنیا آپ کو ٹھیک نہیں کرتی. بالکل صحیح. باہر کی دنیا اور مزید آپ کو ڈپریسو کر دے گی نسبتاً کہ آپ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھنا ہے. یہ تھے سارے فوبیاز جو میں نے آپ کو بتایا. بالکل ڈاکٹر صاحب، میں نے آپ سے جیسے بولا تھا بریک کے دوران کہ بچوں کی احساس کمتری آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ بچے کمپلیکس کا شکار ہے، احساس کمتری کا شکار ہے. اسکول ہمارے ہر پیرنٹس کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ اچھے اسکول میں پڑھے، لیکن اچھے اسکول میں جب وہ جاتا ہے، وہ اگر اتنی استطاعت نہیں رکھتے اس کے پیرنٹس کے، بس فیس پے کر سکتے ہیں، لیکن جو باقی دیگر جو ہمارے مطلب اسٹینڈرڈ والے لوگ ہوتے ہیں، ایلیٹ کلاس لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس ہر بچے کے پاس آئی فون ہے. اب ایک بچے کے پاس آئی فون نہیں ہے، آپ اس جگہ پہ چلے تو گئے، لیکن آپ کی جو ساری چیزیں ہوتی ہیں، دوست یار بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، کوئی 100 روپے لے کے آ رہا ہے، کوئی 200 روپے لے کے آ رہا ہے، اور وہ بچہ جو ہے وہ 20-50 روپے لے کے آ رہا ہے، تو وہ اپنے آپ کو ان بچوں سے کمتر محسوس کرتا ہے، اور جس کی وجہ سے اس کے اندر جو احساس کمتری بچپن سے بڑی ہوتی ہے وہ بڑے ہوتے تک بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو اس کے بارے میں بتائیے کہ بچوں کو کس طرح سے ہم اس سے بچا سکتے ہیں. پہلے تو دیکھیں آپ کو بات بتاؤ، کیا کہشا ہے ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑا ایک صدمہ ہے ہماری ایک بہت بڑی قوم کے لیے، جو ڈیکیڈ سے کیمبرج سسٹم جس طرح آیا. دنیا میں کیمبرج سسٹم کو اتنا زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی، اپنے بورڈز کو دی جاتی ہے. بالکل. ہمارے یہاں کیا ایسی کی گئی چیزیں ہیں کہ جس پہ کیمبرج سسٹم آیا اور ساری سکولز تباہ کی گئیں اور ٹیوشن سینٹرز کھولے گئے. یہ جتنے بھی سکولز نہیں ہیں ٹیوشن سینٹرز ہیں. بالکل. اور وہ صرف فیشنیبل ٹیوشن سینٹرز ہیں، اس کو کہتے ہیں فیشنیبل ٹیوشن سینٹرز ہیں. یہاں پہ آپ نے کیمبرج سسٹم میں آپ دیکھیں پڑھائی کا معیار تو بہت اچھا ہے، بٹ جس طرح معیار کو پیسوں سے تولا جاتا ہے. ایک اور آپ کو بات بتاؤں، جس ملک میں پڑھائی کا لیول اس چیزوں پہ پڑا ہو کہ پڑھائی ایک طرف اور آپ کی فیسلٹیز، آپ کی چیزیں، اب اے سی لگ رہے ہیں، یا اب کمپیریزن کیا ہو گیا کہ آپ کی سکولز میں اے سی ہے یا نہیں ہے، آپ کی سکول میں سپورٹس ہے کہ نہیں ہے، آپ کی سکولز میں ایکسٹرا
करिकुलर एक्टिविटीज है करेंगे स्कूल में, आपके स्कूल में टीचर्स फैशनेबल है या नहीं है? बिल्कुल, मतलब ये 4-5 पॉइंट हाईलाइटेड है। कौन सी चीज हाईलाइटेड नहीं है? पढ़ाई, पढ़ाई जो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं आजकल के बच्चों को जिस तरह पढ़ाई के लिए देख रहा हूँ, वो पढ़ाई का स्टैंडर्ड इतना हाई कर दिया है कि उसको पहुंचना ही मुश्किल कर दिया है। कैम्ब्रिज सिस्टम क्यों? मतलब आप एक आम पढ़ाई, अच्छी पढ़ाई जो करते थे हम लोग जिस ज़माने में पढ़ के आए हैं, आज मैंने PhD तक किया है और अल्लाह का शुक्र है कि 1 रुपया भी नहीं लगाया, और आई बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून, बट पैसा सबसे कम खर्च करवाया है। तो स्टिल आपको ये देखना होता है कि पढ़ाई आपको करनी कैसे। अब ये जो आप जो बात करनी है कि एहसास से कमतरी कौन पैदा करवाता है? पेरेंट्स, टीचर्स, माहौल, एटमॉस्फेयर। स्कूल्स का, आप स्कूल्स में आपने स्कूल ख़त्म क्यों करवाई? आप सोचिए कि पुरानी कैमरे से अपना जो ये जो जिस स्कूल से हम पढ़ के आए सिंध बोर्ड वाली, वो सबसे बेस्ट होती थी। उसको ख़त्म किया गया, उस पर दुश्मनी की गई। नो डाउट आपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाया। एक तो आपकी बहुत रहनुमाई है और प्लस साथ में मेट्रो टीवी की। मैं हर दफ़ा बोलता हूँ कि छोटे छोटे टॉपिक बहुत बड़े अंदाज पे बयान करना पड़ता है। इसलिए मैं यही है कि स्कूलिंग को आप बेहतर करें। कौन सी वाली? जो आपके मैट्रिक स्कूल जी, सिंध बोर्ड जो हमारे सिंध बोर्ड जो थी, या पंजाब बोर्ड। अभी भी पंजाब बोर्ड हमसे बहुत आगे है। पंजाब बोर्ड बहुत आगे है, KPK का बोर्ड बहुत आगे। सिर्फ सिंध बोर्ड ऐसा है जो हमारी निज़ाम बिल्कुल नीचे की तरफ ले आया है। अभी मेरे पास एक पेशेंट आया, यकीन करें, छोटी सी मिसाल देता हूँ, तो पता नहीं कौन से गांव से आया था मुझे दिखाने के लिए। तो मैंने उससे इसके बेटे से बात की, तो कहता, मैंने कहा यार ये उर्दू बात करता है? कहता नहीं, उसको तो उर्दू नहीं आती। मैंने कहा क्या पढ़ता है? कहता कुछ भी नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं पढ़ाते हो? कहता है हमारे गाँव में जहाँ पे स्कूल है वहाँ पे 15 दिन बाद एक टीचर आया तो आया, वरना नहीं। और स्कूल का निज़ाम ऐसा है जो टेंट में बना हुआ है स्कूल। तो और आप वैसे भी देखती हैं कि स्कूल का निज़ाम कैसा है यहाँ पे। तो स्कूल का निज़ाम देखिए, जब तक पढ़ाई को आपने स्टैंडर्डाइज नहीं किया और इसमें आपने सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल को आपने गिरा दिया चीज़ों से, थिंग्स और माइंड को टीच करना, टीचिंग, स्टडीज और लर्निंग, यहाँ आपने कंपैरिजन को ले लिया किन चीज़ों से, जो मैंने आपको 4-5 फैक्टर बताया स्कूल्स के, कि फैशनेबल है कि नहीं है, स्पोर्ट्स है कि नहीं है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है या नहीं है, या स्कूल मॉडर्नाइज है कि नहीं है, स्कूल में AC है या नहीं है, पढ़ा कौन रहा है। आप उस कंपैरिजन में लग गए कि पढ़ा कौन रहा है, ये तो इंपॉर्टेंट है ना। तो ये आप पूछें, ये टीचर्स से बहुत ज़रूरी है। प्लस साथ में अब ये जो आपकी जो एहसास कमतरी आप ख़त्म नहीं कर सकते। ये कैसे ख़त्म करेंगे? अगर आप उस स्टैंडर्ड और स्कूल में जा रहे हैं तो आप ख़त्म किस तरह, किस मयार पे कर सकते हैं? जहाँ पे हाई स्टैंडर्ड बच्चे पढ़ रहे हैं और आप भी अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करवा रहे हैं, तो आप कभी भी उस स्टैंडर्ड पे नहीं पहुँच सकते। कोशिश करें कि अपने लेवल के लोगों को पढ़ाएं। वो कहते हैं ना, बड़े बूढ़े जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। दूसरा आपको एक बात बताऊं, हाई, मीडियम, हाई, सुपर क्लास के जो बच्चे हैं उस पर सिर्फ 0.5% टू 1% ही बच्चे कुछ ऊपर ग्रेड के पहुंचते हैं। अदरवाइज उन कैटेगरी के बच्चे ज्यादातर आगे जाके कुछ नहीं पढ़ते। वो अगर बाहर जाते भी हैं तो वापस भी आते हैं तो कुछ पढ़े हुए नहीं होते, ना उनको कोई पढ़ाई होती है। आपने देखा होगा डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, ये जितने भी बड़े बने हैं वो बहुत ही मीडियोकर फैमिली से बने हैं। मीडियोकर फैमिली में एक जुस्तजू होता है, उसको एहसास होता है कि मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे इस स्टेज पे पहुंचना है। तो आपको एहसास कमतरी ख़त्म कराने का तरीका ये है कि आपको बच्चे के अंदर वैल्यूज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ योर लाइफ बताना है कि यार ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फोन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, या तुम्हारे लिए कपड़े इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है पढ़ाई। आज पढ़ाई करोगे कल कहां से कहां पहुंच जाओगे। कल तुम्हें यही डिमांड तुम पूरी कर सको। एक नॉर्मल क्लास का आदमी भी एजुकेशन से कहां पहुंच सकता है। बिल्कुल। और एक अपर लेवल का भी वो पैसा पूरा खत्म कर सकता है अगर उसने अच्छी पढ़ाई नहीं की। बिल्कुल। स्टडीज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, नो डाउट। तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपको जो स्टडीज का जो मयार है वो पेरेंट्स को खुद कराना चाहिए। पेरेंट्स को देखना चाहिए कि कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं, किस दोस्तों में उठ बैठ रहे हैं, उनको वो एहसास कमतरी का शिकार करवा तो नहीं रहा कोई,
जी स्कूल्स में कॉम्पीट लेवल तो नहीं बढ़ गई है, स्कूल में फोन अलाउड है या नहीं है, स्कूल में कौन से जूते अलाउड हैं, क्या अलाउड है, आप उनके खिलाफ जिद्दोजहद करें। पेरेंट्स को खड़े होने चाहिए। देखिए अवाम बहुत कुछ कर सकती है, ये अवाम की वजह से ही ट्यूशन सेंटर्स बने हैं, बिल्कुल अवाम की वजह से ही स्कूल्स ड्रॉप हुई हैं। कि स्कूल में तो फैशन नहीं होता, स्कूल में स्पोर्ट्स नहीं होता है, स्कूल में पढ़ाई होती है, पढ़ाई स्कूल पढ़ाई जो के सबसे लिए ज्यादा है, अहम है वो पढ़ाई होती पढ़ाई से मुल्क बनता है, बेशक। पढ़ाई से आप खुद निखरते हैं, है बिल्कुल पढ़ाई के बगैर आप कुछ नहीं है। बिल्कुल सही बात है। ये बहुत अहम बात है कि वालिदैन को पता होना चाहिए कि जो एसी वाला स्कूल, अच्छा हमारे इर्द गिर्द के जो लोग हैं ना, भले बंदा जो है अपने बच्चे को पढ़ा रहा हो अच्छी जगह पे, तो वो सवाल करते हैं ना आगे से कि आपका बच्चा जहाँ जा रहा है, हमने तो फला बाकायदा प्रॉपर, जैसे आंटी सवाल करती हैं कि हमारा बच्चा तो वहाँ पढ़ता है जहाँ पे ये है वो है, आपका बच्चा आप जब आपने न्यू एडमिशन कराया तो वहाँ पे ऐसा है, इतनी फीस है, हमारा बच्चा तो जाता है तो भाई 12,000 15,000 रुपए फीस है, आपका तो बस नॉर्मल सा स्कूल। अगर बच्चा ये सुन ले तो बच्चे को यही होता है कि अच्छा मैं जो पढ़ रहा हूँ वो नहीं। तो ये इसके बारे में आप क्या आपकी कहेंगे? एक बात बीच में काट देता हूँ, 12,000 15,000 का जमाना खत्म हो गया, हाँ। अब 25-30,000 का जमाना है। अल्लाह अकबर। तो आप ये सोचें कि सिर्फ एडमिशन फीस 1.5 लाख रुपए, फिर 25 से 30,000 रुपए पर बच्चा पढ़ाई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खेल कूद है, हाँ शशके जिसको कह लें आप, एक आम अल्फाज ऑफ कोर्स ये कि वो जबरदस्त सिर्फ बात है। शशके हैं, तो अदरवाइज पेरेंट्स कुछ भी को नहीं। ये समझना चाहिए कि पढ़ाई की जितनी इंपॉर्टेंस है, शशके की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। आपका बच्चा, आज हम जिस ग्रेड में बैठे हैं वो एक मीडियोकर फैमिली से थे, नो डाउट हमारे वालिदैन ने हम पे बहुत मेहनत की है, आज PhD तक की है, तब भी उस स्कॉलरशिप पे की है। कैसे की है? सिर्फ पढ़ाई कर। बिल्कुल एजुकेशन लेवल आज सबसे इम्पोर्टेंट ही कैटेगरी काउंट करता है, स्पोर्ट्स की कैटेगरी, AC की कैटेगरी, हाई स्टैंडर्ड टीचर्स की कैटेगरी जो स्लीवलेस पहन के आ रही हैं, बस उसको कोई पढ़ाई का अंदाज़ा नहीं है, उसको कोई पढ़ाई का पता नहीं है कि पढ़ाई क्या होती है। एजुकेशन इज और एक एजुकेशन, दैट्स इट। इंग्लिश बोलने की जो दौड़ है ना, जो बच्चों के ऊपर मुसल्लत कर दी गई है, मतलब टीचर्स को ये भी सोचना चाहिए कि अगर बच्चे को नहीं आ रहा, उसके घर का माहौल नहीं है, तो आप उसको, जैसे जो उर्दू हमारे यहाँ बोलते हैं ना भाई, हम उर्दू बोलते हैं, तो आप बच्चे को ये क्यों उसके ऊपर प्रेशराइज किया जाता है कि बच्चा जो है वो इंग्लिश ही बोले और इंग्लिश बात समझे। इस वजह से भी बच्चों में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा होता ना कि वो बोल क्या रही है, तो टीचर्स जो है फिर टीचर्स भी आगे से रिएक्ट करती है। तो ये इस बारे में क्या कहेंगे? अगर बच्चे को इस चीज़ का भी तो फेयर हो सकता है ना कि टीचर अब मुझसे इंग्लिश में बात करेगी और मुझे कुछ नहीं आएगा, और मैं फिर ये जो दूसरे बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे। ये फेयर ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल होता है, उस पर भी इंटरव्यू होते हैं। जब टीचर्स, जब बच्चा स्कूल में दाखिला हो रहा होता है, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो इंटरव्यू करती है पेरेंट्स का कि पेरेंट्स को इंग्लिश आती है या नहीं आती, पेरेंट्स स्टाइलिश है या नहीं है, पेरेंट्स के पास कपड़े पहनने की तमीज़ है या नहीं है, बस ये चीज़ों पे लगे हुए हैं। टीचर्स को तो बहुत ही अम्बल होना चाहिए। हमारे ज़माने की टीचर्स, मैं आज तक खड़ा हो जाता हूँ जब भी मेरे टीचर्स को देखता हूँ, क्योंकि जो स्कूल के टीचर्स भी थे वो भी इतना मेहनत करते थे हम पे। नो डाउट मार पिटाई होती थी, आजकल के बच्चों को तो मार पिटाई करो तो माँ बाप वहीं पहुंच जाते हैं। बिल्कुल थैंक यू सॉरी पे ही चल रहा है सारा काम। बिल्कुल माँ बाप कर रहे हैं, मतलब पहले तो हम करते थे, अभी आज भी हम करते हैं। आज भी हम अपने वालिदैन के सामने खड़े हो जाते हैं, वो खड़े नहीं होते, हम खड़े हो जाते हैं, हमें खड़ा होना पड़ता है, वालिदैन खड़े हो जाते हैं बच्चों के आगे। ऐसा हो रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आजकल चेंज हुई हैं। स्ट्रिक्टनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, देखें स्ट्रिक्टनेस, पढ़ाई। अब ये टीचर्स को आपको बताना है। अब टीचर्स को क्या, टीचर्स तो आजकल क्या करती हैं, आपने आपका बच्चा पढ़ के नहीं गया है, आपने बच्चा पढ़ के नहीं गया, आप पे डाल दिया। भाई तो आप क्या कर रहे हैं? 8 घंटे आपके पास जो बच्चा है, आपने क्या किया? आपने तो पढ़ाया, तो आपने याद क्यों नहीं कराया? बिल्कुल सही बात है। टीचर्स को कराना है ये सारा, लेकिन टीचर्स में वो सेंस ही नहीं है, टीचर्स को पता ही नहीं है। टीचर्स की क्वालिफिकेशन B.Ed M.Ed होना चाहिए। बिल्कुल आजकल की टीचर्स मैक्सिमम A लेवल्स या O लेवल्स की भी हैं, वो जाके बन जाती हैं। लॉयर्स की टीचर्स मैंने देखा, लॉयर्स की टीचर्स लॉयर होती हैं, लॉयर मतलब लॉयर नहीं होती, A लेवल्स किया होता है, लॉ की टीचिंग कर रही हैं। बायोलॉजी के टीचर्स डॉक्टर्स नहीं होते हैं, बायोलॉजी के टीचर्स होते हैं जो A लेवल्स किया, बायोलॉजी को पढ़ाना शुरू हो गए। तो ये टीचर्स थोड़ी हैं, टीचर्स तो एक बहुत बड़ा खजाना होता है उनके पास खजाना थोड़ी है, उनके पास तो अपनी बस जो एक सेपरेटेड नॉलेज है, तो बस वो ली और आपके आगे प्रोवाइड कर दी। तो ये नहीं पता कि बच्चे को पढ़ाना कैसे, उसको कहाँ तक पहुँचाना है। अब इन्होंने नया निकाला है, ये स्कूल में एक और शशका भी है, कैरियर काउंसलर्स। कैरियर काउंसलर्स, माँ बाप को नहीं बताना, अब
कैरियर कॉन्सेप्ट बताएंगे कि आपको कौन सा कैरियर लेना है। अच्छा, इस पे बच्चा इतना कंफ्यूज रहता है कि हर साल कैरियर काउंसलर और हर साल सब्जेक्ट चेंज। ओह नो। अच्छा, ये बाहर के मुल्कों में बहुत होता है, वेस्टर्न में बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिसमें आपने एक जमाने में, आपको ये भी बताता हूँ, 2 बातें बताता हूँ। एक ज़माने में हमारे मुल्क में आप अगर 10, 15, 20 साल पहले हमारे मुल्क के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स और हमारे मुल्क के आर्किटेक्ट्स बाहर जाके बहुत हाई पैमाने पे काम करते थे। अच्छा, क्यों करते थे? क्योंकि वो जो वेस्टर्न के जो बच्चे हैं वो उनकी तालीम कम होती है, वो हाई स्टैंडर्ड स्कूल में, हम तो सिंध बोर्ड से पास करते थे या कोई भी हमारे लोकल बोर्ड से पास करते थे, बाहर का फॉरेन एग्जाम्स फॉरेन निकालते थे और बाहर चले आते थे। बिल्कुल। अब बाहर के एग्जाम निकालना थोड़े से मुश्किल हो गए क्योंकि हमने जो जिस तरह का बोर्ड दे रहे हैं अब वो इतना मुश्किल है, उसमें -1 तो हो जाता है, प्लस साथ में उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता और आगे हम पहुंचते नहीं, और रटूफिकेशन ज़्यादा है जी। हमारे जो बोर्ड होता था उसमें हमारे राइटिंग स्किल्स, हमारे लिखने का तरीका, अब तो आजकल जो बोर्ड के एग्जाम्स है, ये जो कैम्ब्रिज बोर्ड के, ये तो आप देख रहे हैं, न्यूज़ पे देख रहे हैं, मेट्रो पे भी दिखाया जा रहा है कि नकल हो रही है सरे आम और कोई पूछने वाला नहीं है। तो हमारे बच्चे जो हमारा मुस्तकबिल है वो क्या करेंगे? किसने किया है? हमने हमारी पूरी कौम ने किया है। बिल्कुल, हमारी कौम का स्ट्रक्चर ने ये डेवलप किया है कि ये स्ट्रक्चर पे ही चलेंगे तो हमें काम होगा। हर जगह चोरी है, चीटिंग है, फ्रॉडबाजी है, बस यही चल रहा है। दूसरा, हमने एक बात करनी थी कि जो बच्चे यहाँ के जो बच्चे हैं और बाहर के बच्चे चेंजेस ऑफ सब्जेक्ट्स क्यों करते हैं? क्योंकि हर साल नया इनके कॉन्सेप्ट आता है, आज डॉक्टर बनना है, कल मुझे टीचर बनना है, परसों मुझे फिजिक्स का साइंटिस्ट बनना है, परसों अकाउंट्स करना है। मतलब हर साल अगर आप बाहर के बच्चों से मिलो तो यही हो रहा होता है। एट लास्ट पता चलता है कि कुछ भी नहीं किया उन्होंने, वो जॉब पे आ गए, छोटी मोटी जॉब पे आए, बस वो बढ़ते कुछ सैलरी पे आ गए अच्छी खासी। जो यहाँ के बच्चे एक ज़माने पे जाते थे, दे यूज्ड टू अर्न अ लॉट, और अब वो स्ट्रक्चर थोड़ा सा बैठ गया। क्यों बैठ गया? कि हमारी पढ़ाई का स्टाइल और पढ़ाई का जो लेवल हो कम हो। ठीक है, पढ़ाई के लेवल को बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई के लेवल को बहुत उजागर करना जरूरी है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक बहुत अहम बात जो कि मैं अक्सर लोगों से सुन रही होती हूँ कि 5 साल के अंदर जो है, अच्छा जी, उससे पहले जो है जनाब ब्रेक का टाइम आ गया तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, और आज हमारे शो में बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, बच्चों के हवाले से बात हो रही है। बच्चों में जो डर पैदा होता है वो किस तरह से हम उससे निजात दिलवा सकते हैं अपने बच्चों को, और बच्चों की काउंसलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हमारे साथ डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब मौजूद है। ब्रेक पर जाने से पहले मैं जिक्र कर रही थी कि मैंने अक्सर ये सुना है कि बच्चे की जो पर्सनैलिटी है वो 5 साल में डेवलप हो जाती है, उसके बाद जो है फिर आप कुछ भी कर ले, जो बेस है ना वो 5 साल तक बन गई, उसका माइंड सेट, उसकी जो पूरी पर्सनैलिटी है वो 5 साल के अंदर डेवलप हो गई, उसके बाद फिर वो आप कुछ भी कर ले, बच्चे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और डॉक्टर साहब क्या कहते हैं इस बारे में? 5 साल का तो नहीं है ये थ्योरी, ये तो सारी ज़िंदगी इंसान लर्न एंड हैबिट वाली बात है कि लर्निंग से आपकी हैबिट चेंज हो रही होती हैं, और आप कभी भी किसी भी वक्त भी, इट्स नेवर टू लेट। तो जब लोग बड़े हो रहे होते हैं, एक इकोनॉमिकल फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, उसकी हैबिट्स जो जितनी भी होती हैं, फिर वो आगे जाके अपनी स्टाइल को चेंज करता है, अपनी स्टडीज़ जब कर रहा होता है, वहाँ जहाँ वो जा रहा होता है, वहाँ वो अपने स्टाइल को डेवलप करता है, अपने फिगर आउट करता है कि मुझे किस तरह रहना है, किस तरह करना है। अब कोई एक आम सी स्कूल में पढ़ के आया होता है, इसके बाद अच्छी जगह जॉब लग जाती है, अगर हायर एजुकेशन करके आया, बहुत मेहनत से लाइब्रेरी में पढ़ के बड़ा हुआ है, अब वो शलवार और कुर्ते में जा रहा होता है उधर, या पजामा और टी शर्ट में जा रहा होता है, जहाँ वो अटायर में जा रहा होता है वो फिर स्ट्रक्चर उसको चेंज कर देता है। नो डाउट एक नेचर और एक हैबिट उस पर डिफरेंट होता है, एक स्टाइल और अटायर चेंज करना इज डिफरेंट, बट हैबिट, नेचर जो है, नेचर चेंज नहीं हो सकता। नेचर आपकी बचपन से एक ही रहती है जी। वो 5 साल पे अगर डेवलप्ड हो गई, या किसी भी एज पे डेवलप्ड हो गई है, कि अगर फर्ज करें आपका एक एटीट्यूड गुस्से वाला है, वो आप चेंज नहीं कर सकते। झूठ बोलने वाला एटीट्यूड है, आप चेंज नहीं कर सकते। धोखेबाजी देने वाला एटीट्यूड है, आप चेंज नहीं कर सकते। कोई नमाजी एटीट्यूड है, नमाजी एटीट्यूड रहेगा, चेंज नहीं कर सकता कोई। बिल्कुल माशाल्लाह। तो घर में आपके एटीट्यूड आप चेंज करवाते हैं, आप पेरेंट्स सिखाते हैं। पेरेंट्स की तवज्जो उस तरह होनी चाहिए, तरबियत ऐसी होनी चाहिए। पेरेंट्स हैं, फैमिली है, फैमिली साथ होती है। कुछ फैमिलीज़ में साथ अजीब अजीब लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं, तो बच्चा ऐसे ही
सीखता है, गालियां गलौज हो रही होती है। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे गालियां दे रहे होते हैं जी। आपने बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे, हम भी देख रहे होते हैं। कई दफा हमारी क्लिनिक्स में भी आ रहे होते हैं, अजीब अजीब बातें कर रहे होते हैं, मतलब टच करो तो गाली दे देते हैं। ओह तो कई दफा तो ऐसा होता है कि यार ये घर में क्या इस तरह सिखाया जाता है। तो ऐसे बहुत सारी फैमिलीज हैं जिनके घर में गालियां गलौज चल रही होती है। कुछ में बड़े हम करके बात कर रहे होते हैं, आप जनाब से बात करते हैं, वो बच्चे भी उसी तरह सीख रहे होते हैं। ऐसा लगता है फूल झड़ रहे हैं उनकी जबान से। बिल्कुल। कुछ दफा बिल्कुल ही एक हाइपर तरीके से बात कर रहे होते हैं, गुस्से से। बच्चे भी ऐसे ही बात कर रहे होते हैं, तू तड़ा से बात करते हैं। फर्ज करो मियाँ बीवी तू तड़ा से बात कर रहे हैं, बच्चा भी तू तड़ा पे ही आ जाता है। बिल्कुल। अब माँ बाप अगर आपसे बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका घर का माहौल भी आप जनाब से बात करते। आप जनाब अच्छा लगता है, उर्दू एक बहुत खलीस और बहुत उम्दा जबान है। बिल्कुल। और उसमें जितने अल्फाज जो हैं प्यारे अल्फाज, अनमोल अल्फाज कहते हैं, बेशक। उस तरह आप इस्तेमाल करें तो आपको अच्छा भी लगता है बात करने में, और मजा बच्चों भी की आता है। ऐसी जो है तरबियत करें कि अगर आप उनको कहीं बाहर लेके जाएं तो वो आपकी बेइज्जती का बाइस ना बने। ऑफ कोर्स। फिर खाने के टेबल मैनर्स हैं। अब जी। खाने के टेबल मैनर्स हैं, आपने जो है उठा के बस ऐसे खाना शुरू कर दिया, या बड़ों को देखा नहीं, छोटे ने उठा लिया खाना, हाथ धोने गए तो आपने लाइन नहीं बनाई, या आप कहीं खाने के उस पे जा रहे हैं, लाइन बना के खाना नहीं खा रहे, बीच में से घुस गए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। बिल्कुल। तो ऐसे या तो आप वेट करें खाना अगर लाइन बनी हुई है तो यू हैव टू वेट, या फिर आप लाइन बनाएं। तो ये सिखाना पड़ता है। कौन सिखाएगा? ये पेरेंट्स सिखाते हैं, ये स्कूल नहीं सिखाती, ये पेरेंट्स सिखाते हैं। बेसिक मैनर्स जो है वो घर से ही आपके जो है वो बच्चे को तरतीब दिए जाते हैं। बिल्कुल फैमिली सिखाती है। डॉक्टर साहब सब्जियां आजकल के बच्चे बिल्कुल नहीं खाते और माएँ परेशान है कि सब्जियों के साथ क्या करें, ऐसा किस तरह से उसको बनाएं, किस तरह से प्रेजेंटेशन करें, कुछ क्या करें जो बच्चे हमारे सब्जियां खाएं। सब्जियों पर टॉपिक बहुत अच्छा है कि सब्जियों का टॉपिक ये है कि आजकल सब्जियों के टॉपिक पे लोग जीरो हो गए। बिल्कुल। क्यों? कि सब्जियां लोग समझते हैं या तो जो वालदा बड़ी हुई है वो खुद ही सब्जी नहीं खाती थी, या तो उसकी वालदा ने सब्जियां खाई नहीं है, या सब्जी बनाती थी तो ऐसे बनाती थी बड़े पतीले में पानी की तरह बना ली। जी। जैसे दालें घरों में कुछ दालें तो ऐसी बनती हैं जो बड़े पतीले में बना लिया, इतने बड़े पतीले में इतनी सी दाल और पानी वाली दाल। बिल्कुल। तो इसी तरह सब्जी बनती है, अजीब से मसाले ऐड कर दिए। सब्जी में कौन सी सब्जी ऐड करनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट कैसा बनाना है। अब जो हिंदू फैमिलीज होती हैं उनमें सब्जियों का स्टाइल ही बिल्कुल डिफरेंट होता है। आप सब्जियां खाते रहें, आपको पता चलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि सब्जी खा रहे हैं या गोश्त खा रहे हैं। मैं लास्ट टाइम अमेरिका में गया तो आई हैड अ बर्गर, और उस बर्गर का नाम था इम्पॉसिबल। तो मैंने मंगा लिया, मैंने कहा कौन सा बर्गर है? वेजिटेबल बर्गर। अच्छा, मैंने खाया, मैंने एक बाइट दिया, मैंने कहा नहीं यार ये तो मुझे लग रहा है मीट है। मैंने दोबारा उसको बुलाया, शेफ को बुलाया, मैंने कहा भाई इसमें क्या है? कह रहा है 100% वेजिटेबल। और आप लिटरली बता रहा हूँ, जब आपने टेस्ट किया है आपको बाकायदा फील हो रहा है कि वो मीट है, बट वो मीट नहीं था, सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल्स था। उस पर सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अच्छा राय जो है ना, मुझसे अच्छी राय, ये सब्जियां कैसे खिलानी है, क्या चेंजेस करना है, वो शेफ नौरीन से अच्छा कोई नहीं बता सकता। शेफ नौरीन से अच्छा तो नो डाउट कोई नहीं बता सकता, लेकिन शेफ नौरीन को हमें यहाँ पर फिर बुलाना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा। आप बता दें तो ज़्यादा अच्छा है ताकि हम लोग जो है वो जान सकें। आपकी डॉक्टर्स की राय भी बहुत अहमियत रखती है। ऑफ कोर्स, देखें, या तो आप सैलेड के तौर पे यूज़ करें, बहुत सारे सैलेड्स ऐसे हैं जो आप रेसिपीज़ ले सकते हैं। बहुत सारी स्मूदी में आप वेजिटेबल्स ऐड करते हैं, आजकल तो बहुत सारी स्मूदीज वेजिटेबल से बनते हैं। प्लस आपने सैलेड्स, जिस तरह आप सैलेड्स बनाते हैं, अब आपने फ्रूट और वेजिटेबल्स को मिक्स कर दिया, बिल्कुल आपको खुद ब खुद जो टेस्ट डेवलप्ड होगा। कुछ सॉसेज ऐसे बनाने पड़ते हैं जिससे आपको चीजें चेंज करते हैं, कुछ खाने का स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल। अब आप फर्ज करें दाल बना रहे हैं तो इट शुड बी वेरी टेस्टी, और फिर उसके साथ जो अटायर है वो आप चेंज करें, उसके साथ कोई चटनी रखें, कोई मसाला रखें, कोई पापड़ रखें, तो खुद ब खुद वो दाल जो है वो इंटरेस्टिंग बन जाएगी। तो खुद ब खुद चीज़ों को आपको इम्पोर्टेंट बनानी पड़ती है। फिर मैंने आपको बताया कि वेजिटेबल्स में मिक्स करने का तरीका कैसा है, कौन सी सब्जी किसके साथ मिक्स होगी। अब आपने कौन सी सब्जी किसके साथ मिक्स कर दी, वो आप खा ही नहीं रहे, वो बच गई। वो कहते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, वो जो पूरी सब सब्जियां मिलती है मिक्स होके बनती है, उसको कुछ अजीब सा नाम है उसका, कुछ सब मिक्स सब्जी। सब मिक्स तो नहीं बन सकती ना, लेकिन लोग बना देते हैं इसलिए कि उनको पता ही नहीं है। जी, आप जो है ना मटर भी ऐड कर दिए, बैगन भी ऐड कर दिए, शिमला मिर्च भी ऐड कर दी, आलू भी ऐड कर दिए, और फिर उसके बाद जो वो बन के आती है तो समझ नहीं आता कि क्या है ये। अब बच्चों ने सिर्फ
मटर और आलू ले लिए, हाँ। थोड़े से शोरबे के साथ, बाकी सब साइड हो गया। बिल्कुल। अब आपको पता होना चाहिए कि मिलाना क्या। आप शिमला मिर्च तो उसमें वेजिटेबल्स में नहीं मिलाना है। अब इसी तरह जो है आपको अगर कोई भिंडी भी बना रहे हैं तो भिंडी के 10,000 किस्म के वो हैं तरीके हैं बनाने के, नो डाउट। अब आपको इसको इंटरेस्टिंग बनाना है। बिल्कुल। अब इंटरेस्टिंग बनाना है, उसका अटायर चेंज करना है, उसको खूबसूरती से प्रेजेंट करना है, तो खुद ब खुद चीजें जो है क्यों नहीं खाएगा बच्चा, फिर खाएगा और खाएगा अपनी अम्मा से बोलेगा ये अब हमेशा यही बनाती रहे अम्मा, ये आपने कब बनाया था। और उसके लिए आपको शेफ नौरीन जो बनाती है ना बेसिक चीज़ें, जो हमने कब से बनाना सिखा रहे हैं। सब्जियां बनाई थी हमने एक दफ़ा, हमने बहुत एक दफ़ा आलू का कोई नहीं अंडे वाला सालन बनाया था, तो वो उससे भी बड़ा अच्छा रहता है कि आपके बच्चों को ना आदत हो जाती है बचपन से सब्जियां खाने की। क्योंकि देखिए गोश्त भी आजकल कोई जो लंपी डिजीज आई हुई थी उसकी वजह से लोग नहीं खा रहे थे, छोड़ दिया था खाना। अब आई थिंक हालात अब साजगार है, अब तो आई थिंक लोग खा रहे हैं दोबारा से। लोगों ने दूध पीना छोड़ दिया था, बहुत से बच्चे दूध नहीं पीते। डॉक्टर साहब ये क्या प्रॉब्लम है कि उनको जो है वो, एक तो आप बोलते हैं बकरी के दूध के बड़े फवायद हैं, तो यहाँ पे बच्चे भैंस का दूध नहीं पीते तो बकरी के दूध पर कैसे लेके आए उनको? बकरी के दूध देखें, आपको बात बताऊं, हर इंसान की फितरत में कुछ ना कुछ कमी होती है कि वो उसको कोई चीज़ नहीं पसंद होती। कोई भी, हर इंसान का एक है कि कुछ चीज़ ऐसी होती है जो नहीं पसंद होती। उसमें कई दफ़ा किसी को दूध नहीं पसंद, वाइट कलर या उसका टेस्ट या उसका टेक्सचर, तो आप उसको टेस्ट टेक्सचर चेंज कर दें। अगर दूध नहीं पीता कोई बात नहीं, दूध की 50,000 किस्म की रेसिपीज जो हैं आपको यूट्यूब पे मिलेंगी। आपने स्मूदी बना के 50,000 किस्म के जो है ना दूध जो है उसमें मिला के पिला दें तो आपको खुद ब खुद चीज़ें चेंज हो जाएंगी। जरूरी थोड़ी आपने वाइट दूध ही जो है ज़बरदस्ती पकड़ के जो है बिठा के नाक पकड़ के ऐसे सर पकड़ के और पिलाना है। बिल्कुल। और एक जो हमारी बहनें हैं, बहुत बड़ा मुझे लगता है कि ये बेवकूफ़ी है, अपने बच्चों के पीछे बहुत ज़्यादा जो है ना उनको उनके पीछे लगी रहती है कि खाओ खाओ खाओ। मतलब ये सही नहीं है कि बच्चा जो है उसके बच्चे का वेट करे खुद कि भाई जब भूख लगेगी तो ये खुद आके मांगेगा। बस जाहिर है कि बच्चे को बार बार इरिटेट करती है कि भाई खाओ खाओ, तो बच्चा और चिढ़ के फिर गुस्से में आके नहीं खाता। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छी बात की है आपने। हंगर, भूख इंसान से कुछ भी करवा सकती। बिल्कुल। यहाँ तो भूख है ही नहीं। यहाँ पे आपको मैंने जो पिछले जो बातें की हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ माँ बाप थैंक यू और सॉरी पे चल रहे हैं। ये नहीं, ऊपर वालों को देख के जो मासियों वाली कैटेगरी है ना वो भी थैंक यू और सॉरी बोलना शुरू हो गई है। तो आप देखें तो लेवल जो है ना वो ऊपर से शुरू होता है, नीचे तक जो है लेवल ऐसे ही रहता है। तो अगर थैंक यू और सॉरी पे चलेंगे तो बच्चा कभी भी डिमांड एंड ऑफर पे ही रहेगा। अब आपने, अगर आप देखें कि अगर आप कहीं भी बाहर जाते हैं और किसी भी बच्चे को जो रोड पे चल रहे होते हैं उनको ऑफर करें, वो फौरन खाना खा लेगा। या घर में आपके जो नौकर होते हैं, जो काम करने वाले लोग होते हैं, आप उनको, उनके बच्चे कभी आ जाएं, आप प्यार से कुछ दे देते हैं तो फौरन खा लेते हैं ग्रैब करके। हमारा बच्चा वही चीज ना, नहीं खाऊंगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मैं अगर मना करूंगा ये वाला खाना दोबारा उसी बच्चे को चला जाएगा, मेरे लिए कुछ नया बनेगा। क्या बनेगा? नूडल्स बनेंगे, वो चीजें बनेंगी जो जंक है। जो मेन खाना था वो तो खा लिया उस बच्चे ने, उसको क्या हुआ? ऑफर। हमारे बच्चे की क्या हो रही है? डिमांड पूरी। और डिमांड हम शुरू से अगर जो टॉपिक पे लेके चल रहे हैं तो उसमें एक ही चीज है, जितनी डिमांड्स हम बढ़ते जाएंगे वो डिमांड्स बढ़ती जाएंगी। डिमांड्स को जितना कम रखेंगे इतना बच्चा आपका स्ट्रेट लाइन पे चलता रहेगा। तो डिमांड एंड ऑफर ज्यादा करें, डिमांड को कम करते हैं। भूख को एग्रीवेट करें तो खाने पे खुद आएगा। प्लस सुन्नत के तरीके तैयार करें। जब बच्चों को टीवी दिखा के खाना खिलाएंगे और ना उसको औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ाएंगे या बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ाएंगे, उनको ये नहीं पता होगा कि दरूद शरीफ पढ़ के खाना चाहिए, सीधे हाथ से खाना चाहिए, हाथ धोना चाहिए। एटिकेट्स बड़े पहले निकालते हैं, छोटे बाद में निकालते हैं, सब मिलके खाना खाते हैं, हाथ से खाना खाते हैं, चम्मच से नहीं खाते हैं। टेबल मैनर्स ये अल्लाह ताला ने हमें 1400 पहले समझा दिया है। बिल्कुल। लेकिन आज के टेबल मैनर्स डिफरेंट है, गोरा टेबल मैनर्स है। हमारे जो टेबल मैनर्स है हमने खत्म कर दिए। तो टेबल मैनर्स दोबारा शुरू करें। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, खुद ब खुद आपका बच्चा खाने पे आएगा। आप सिर्फ दुआओं पे लाएं, दुआओं पे सारी दुआएं याद होनी चाहिए, तो खुद ब खुद बच्चा उसी चीजों पे आ जाता है। 100% मैं कहता हूँ 500% आपका बच्चा उसी चीजों पे आ जाएगा जो आप चाहती हैं। इंशाल्लाह। बच्चों का जहन तेज करने के लिए कौन सा ऐसा चीज है जो अपने बच्चों को हम खिलाएं जिससे उसका जहन जो है वो अच्छा काम करे?
سب سے امپورٹنٹ بات ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. بے شک. پہلے تو حافظہ تیز کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ایلمنٹس ہوتی ہیں. ایلمنٹس جو ہے بادام کھجور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دوسرا کئی دفعہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو گاؤ زبان آتا ہے ایک کمپنی کا گاؤ زبان آتا ہے, بہت ساری کمپنی کے آتے ہیں. گاؤ زبان کھانا چاہیے, اس سے میموری تیز ہوتی ہے. اوکے. کئی دفعہ جو المونیم کے فوائلز ہوتے ہیں وہ اگر آپ کسی چیز میں ملاتے ہیں, جیسے زردے میں لوگ ملاتے ہیں, مٹھائی میں ملاتے ہیں, اس سے دماغ بہت تیز ہوتا ہے. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جس سے دماغ تیز ہوتا ہے. پلس ساتھ میں دماغ تیز کرنے کے لیے دوسری امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں, وقت پہ کھانا کھانا, وقت پہ سونا, صبح ناشتہ کرنا. اب یہ ساری چیزیں کتنی امپورٹنٹ ہیں. اب صبح ناشتہ آج کل بچے نہیں کرتے, وقت پہ سوتے نہیں ہیں, میموری لوز کرتے ہیں, غلط وقت پہ پڑھتے ہیں. کئی دفعہ بچے آتے کہتے ہیں ہم پوری رات پڑھتے ہیں. پوری رات پڑھنے کا تو کام ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے عشاء کے بعد صرف سونے کا کہا ہے, جاگنے کا نہیں کہا بچوں کو. عشاء کے بعد گو ٹو سلیپ, اویک ان دا فجر. فجر کی نماز پڑھیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اور حافظہ نہیں تیز ہوتا بولیں مجھے, پھر پڑھنا شروع کریں. خود بخود آپ کا حافظہ تیز ہوگا. کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآنی آیتیں ایسی لکھی ہوئی ہیں, کچھ دعائیں ایسی لکھی ہوئی ہیں جس سے حافظہ واقعی میں تیز ہوتا ہے, اور آپ کا دل اور دماغ جو ہے خود اللہ تعالیٰ جو ہے سینہ کھول دیتا ہے اس چیزوں میں. ان چیزوں کو ضرور لے کے آئیں. اسلامی تربیت بہت ضروری ہے گھروں میں, جو آج کل کے گھروں میں کم ہو گئی ہے. بالکل. ہم لوگوں کو پڑھائی کی فکر لگی رہتی ہے, لیکن قرآن پاک اپنے بچوں کو پڑھانا ہم لوگ اس کو لیتے ہیں سائڈ پہ کہ ہاں وہ بھی چلا جائے گا, مدرسے کی چھٹی کرا لیتے ہیں, لیکن اسکول پراپر جانا چاہیے. حالانکہ میں یہ کہتی ہوں کہ اسکول کی چلے کوئی مسئلہ ہے تو اسکول کی آپ چھٹی کرا لیں, لیکن مدرسہ اپنے بچے کو پراپر بھیجیں تاکہ اس کو پتہ چلے کہ قرآن پاک پڑھنا ہوتا ہے. بہت سے لوگ ہمارے پہلے زمانے میں نہیں پڑھتے تھے قرآن پاک, دوری اختیار کی ہوئی تھی, ان کو سمجھ ہی نہیں آتا تھا. آج وہ پچھتاتے ہیں کہ ہم نے نہیں پڑھا اپنے بچپن میں, کاش ہم پڑھ لیتے. کیونکہ پہلے کے ماں باپ بھی بہت کوشش کرتے تھے کہ بچے پڑھیں, لیکن بس کسی وجہ سے بچے نہیں پڑھ پاتے. تو یہ آپ لوگ ذرا نوٹس اپنی لائف میں کریں کہ آپ اسلام کی طرف راغب ہوں گے تو آپ کے بچے بھی اچھی تربیت حاصل کر سکیں گے. آپ کے گھر کا ماحول جنت سے کم نہیں ہوگا, اور فیملی جب نا ہر کچھ سب کچھ اچھا لگ رہا ہوتا ہے جب ایسا ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ میسج کیا دینا چاہیں گے ہمارے بچوں کے ماں باپ کو کہ وہ کس طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت کریں؟ بچوں کی تربیت اچھی کرنے کے لیے صرف اور صرف ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت سارے پروٹوکولز بنائے, سنت طریقے سے اپنائیں, تو اب خود بخود دیکھیں. اب ہم کیوں چینج ہو رہے ہیں؟ ہم چینج اس لیے ہو رہے ہیں کہ ابھی اب ہمیں خود خوف ہو رہا ہے کہ ہم کس دور میں جا رہے ہیں, کس طرح ہمارے بچے پل رہے ہیں. ہم اس چیزوں سے جب دور بھاگے ہیں تو ہمارے بہت سارے پرابلمز آنا شروع ہو گئے. میں خود پیڈیاٹرک کنسلٹنٹ ہوں, تو مجھے خود فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یار واقعی میں ہمارے بچے چینج ہو گئے ہیں, ہمارے بچوں میں ایٹیٹیوڈ, اٹائر, ہر چیز چینج ہو گئی ہے. تو پلیز ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے پروٹوکولز بنا کے رکھے ہوئے ہیں, اسی پروٹوکولز پہ چلیں, آپ کا بچہ خود بخود چیزیں دوڑنے لگے گا انشاءاللہ. میں نے دیکھا آج کل بچے بہت ایٹیٹیوڈ رکھنے لگے ہیں, مطلب آپ اچھے سے بات کریں, سلام کریں تو بچے کا منہ بنا ہوا ہوتا ہے, بچہ اگنور کرتا ہے آپ کو. السلام علیکم نہیں بولتے, السلام علیکم بولتے. ہاں بالکل. دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس سے آپ کی دیکھیں اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. بے شک. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے, چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھائیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. میں تھوڑے دن پہلے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا ملیشیا کی. ملیشیا میں, انڈونیشیا میں, یا بہت سارے ایسے اسلامک ملک میں بچپن میں کلاس میں ہی قرآن کی تربیت دی جاتی ہے اور مینڈیٹری ہے. عربک لینگویج اور عربک قرآن میں پڑھنا از مینڈیٹری, مطلب اس کو آپ کو پاس کرنا ضروری ہے. روزانہ آپ کو آیت, جس طرح اسکول ہوتی ہے ایسے ہی آیت سنانا یا قرآن پڑھنا بہت ضروری ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آپ ہمارے شو میں آئے, آپ نے بہت محنت کی اور سب سے اچھے طریقے سے سب کو سمجھایا. مجھے امید ہے ہماری بہنوں کو سمجھ آیا ہوگا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی ناظرین, اسی کے ساتھ ساتھ مجھے امید ہے منڈے کا دن ہے, ہم نے کوشش کی کہ آپ کو آج ہم بالکل جگا دیں اور ایسا ٹاپک لے کے آئے آپ کے لیے. مجھے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنی ہوسٹ, اپنی دوست, اپنی پیاری سی سہیلی کیا کشف فیصل کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائیدہ باد. فی امان اللہ. اللہ حافظ.